Name of the lesson is forces and laws of motion. This is our second chapter of the physics and इस चैप्टर में बेटा जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एक तो फोर्सेस के क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, और दूसरा लॉज ऑफ मोशन कि न्यूटन्स ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि मोशन क्या है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। अब वो मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो किस किस लॉज को फॉलो करता है दैट आर गिवन बाय न्यूटन्स। तो देखो बेटा ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन न्यूटन्स की लॉज के बिना पूछा जाता हो। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन। उसके एग्जाम्पल, एप्लीकेशन से मतलब होता है एग्जाम्पल कि हम उन लॉज को कहां कहां पर यूज करते हैं, कहां कहां पर उनको फॉलो करते हैं। तो आपने 8th क्लास के अंदर भी चैप्टर पढ़ा था फोर्सेस एंड प्रेशर, उसी चैप्टर में से एक टॉपिक निकल के आया यहाँ पर फोर्स। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था कि मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, रेस्ट में है, तो उसके लिए हमें किसी ना किसी क्वांटिटी की एक रिक्वायरमेंट होती है जो उस ऑब्जेक्ट को किस में ला सके, मोशन में ला सके। सपोज करो आपके रूम में एक चेयर है, ठीक है। अब अगर आप उस चेयर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं करते हैं तो क्या उस चेयर की पोजीशन के अंदर कुछ चेंजमेंट हो पाएगा, बताइए। नो, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द चेयर। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया। एक्शन मतलब हमने उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया। जैसे ही हम उस पर एक फोर्स लगाते हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उस चेयर की जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो वी कैन से दैट, स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को, फोर्स। We can say that a force is an influence which change or try to change the shape, size and position of the object. A force is an influence which change or try to change the shape, size and position of the object। ये मैंने लाइन इसलिए लिखी है ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं आपको कि फोर्स क्या है। फोर्स एक इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस मतलब एक इफेक्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, पोजीशन इनको या तो चेंज कर ले या चेंज करने की कोशिश करे। लिख रखा है मैंने पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्राई टू विच चेंज और ट्राई टू चेंज। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उसकी पोजीशन को चेंज करेगा ही करेगा। इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर आपने अकेले एक अलमीरा के ऊपर फोर्स लगाया और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम उस पर फोर्स भी कंटिन्यूस लगा रहे हैं बट देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अलमीरा। अलमीरा की पोजीशन के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि हमने फोर्स नहीं लगाया उस पर, लगाया है बट दैट इज नॉट कैपेबल टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट वो इतना फोर्स नहीं है जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर सके, चेंज कर सके। बट चेंज करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ट्राई टू चेंज। इसीलिए हम इसमें डेफिनेशन में क्या यूज करते हैं, द इन्फ्लुएंस विच चेंज और ट्राई टू चेंज द शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, फोर्स बोलते हैं। और जनरली हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन भी पढ़ रखी है, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कि एक ऑब्जेक्ट पर जो पुश और पुल हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, हम फोर्स ही बोलते हैं। क्योंकि विदाउट फोर्स वी कैन नॉट चेंज द पोजीशन। अगर मैं इस मार्कर को भी उठा रहा हूं लिखने के लिए तो मैं इस पर क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं,
तो चलने के लिए भी आप अपने पैर को तो उठाओगे, तो उसको उठाने के लिए भी हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। आपने देखा होगा जब बॉडी में वीकनेस ज्यादा आ जाती है तो हम जल्दी से चल भी नहीं पाते हैं, हमारे पैर ही नहीं उठ पाते, पैर कांपने शुरू कर देते हैं। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकें। सो इट मस्ट कंपल्सरी टू चेंज द पोजिशन और टू मूव एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, उसकी पोजिशन को चेंज करने के लिए, मैंने बोला शेप एंड साइज। शेप एंड साइज का मतलब अगर आपके पास कोई रबड़ बैंड है, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो उसकी शेप भी चेंज हो रही है और साइज भी चेंज हो रहा है। तो वो किसका इफेक्ट है, फोर्स का। समझ में आया बेटा, कोई डाउट किसी को? चलिए अब हम लेते हैं इसके अंदर टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, की फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है भाई। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यूनिट, और ये किस तरह की क्वांटिटी है ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। वैसे मैं आपको जनरली यहां पर बता देता हूं कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चे, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज होती है। बेटा बोर्ड पे जो लिख रखा है वो आपको क्लियरली नजर आ रहा है? ओके। इफेक्ट ऑफ फोर्स की हम बात करते हैं कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है जी। तो देखो पहले इफेक्ट को हम लेते हैं इसके अंदर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, इफ एन ऑब्जेक्ट is in rest position then force can make it in motion। तो फोर्स लगा के हम उस ऑब्जेक्ट को किस में ला सकते हैं, मोशन के अंदर ला सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी का मतलब भी क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कि फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, मोशन के अंदर ला सकता है। मींस आपने देखा जैसे किसी ग्राउंड पे फुटबॉल रखी हुई है, रेस्ट पोजीशन में, आपने क्या किया, उसको किक मारी। किक मारने का मतलब आपने उसको पुश किया, पुश करने का मतलब आपने उस पर क्या लगाया जी, फोर्स लगाया। क्या लगाया, फोर्स लगाया। जैसे ही हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बॉल रेस्ट पोजीशन में थी वो किसमें आ गई बेटा, मोशन में। किसमें आ गई, मोशन में। तो ये किसका इफेक्ट आया, यहाँ पर फोर्स का इफेक्ट आया। हम गाड़ी जो रेस्ट पोजीशन में है, जैसे हम उसको रेस देते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, तो इसका मतलब हम जो इंजन है वो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, जिससे गाड़ी किसमें आ रही है, मोशन के अंदर आ रही है। समझ में आया बेटा? तो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, हम फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को किसमें ला सकते हैं, मोशन के अंदर ला सकते हैं। सेकंड, इसके जस्ट अपोजिट वो क्या होता है, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करके हम उसको किस में ला सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे सामने से कोई बॉल आ रही है और हमने उसको रोकना है, तो हमने क्या करा, उसके ऊपर फोर्स लगा दिया, अपने पैर से रोक लिया। तो रोकने के लिए भी हमने उस पर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। कि ऑब्जेक्ट रेस्ट मोशन में था और मोशन में जैसे हमने उस पर फोर्स लगाया वो किस में आ गया, रेस्ट में। कोई क्रिकेट बॉल है, किसी ने शॉट मारा तो बॉल हमने क्या देखा, मोशन में आ रही है। जैसे हमने फोर्स लगा के उसको कैच किया तो बॉल किस में आ गई, रेस्ट पोजिशन के। ठीक है। आपका फ्रेंड सामने से साइकिल लेकर आ रहा है और आप सामने खड़े हैं, तो उसके आपने उसको रोक लिया, आपने क्या लगाया, एक तरह से फोर्स लगाया, जिससे वो मोशन से किसमें आ गया, रेस्ट के अंदर आ गया। बट ये तभी पॉसिबल है जब उसकी साइकिल की स्पीड बहुत कम हो। अगर साइकिल की स्पीड ज्यादा होगी तो फिर वापस कौन सा लग जाएगा केस, फर्स्ट, कि आप रेस्ट में थे और साइकिल आपको किस में ले गई, मोशन के अंदर ले गई। ठीक है। तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और फोर्स कैन मेक एन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। दोनों पॉइंट समझ में आ गए बेटा?
हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हर काम के लिए हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, a force can change the direction of a moving ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, फोर्स चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं कि देखो सपोज करो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो सामने से बॉलर ने बॉल करवाई और बैट्समैन ने शॉट मारा। अब बॉल आ रही थी बैट्समैन की तरफ मोशन में, और जैसे उसने फोर्स लगाया बैट से तो बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। कब चेंज हुई, जब उसने बैट से क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक है, ऐसी सामने से फुटबॉल आ रही है हमारी तरफ और हमने उसको पैर से क्या किया, स्लाइड कर दिया। जैसे हमने हल्का सा फोर्स लगाया, बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि फोर्स अप्लाई करके हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे गाड़ी चल रही है और हमें कहीं कहीं पर टर्न लेना है, तो हमने क्या करा, देखो गाड़ी को ऐसा तो नहीं कि हम रोक के फिर टर्न लेंगे, गाड़ी तो मोशन में, हम क्या लगा रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई करके हम उसकी डायरेक्शन क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड of a moving object. A force can change the speed of a moving object, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और हम उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि अगर आपने व्हीकल की रेस ज्यादा दे रखी है, एक्सीलरेट ज्यादा कर रखा है, तो क्या देख रहे हैं हम, उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है फोर्स लगाकर। या आपने कोई साइकिल चल रही है, आपने उसको पीछे से धक्का दिया तो आपने फोर्स लगाया, उसकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, उसकी स्पीड क्या हो गई वहां पर, इंक्रीज हो गई। और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएं तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वहां पर डिक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन से दैट बाय अप्लाइंग द फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, a force can change the shape and साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि फोर्स अप्लाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके पास रबड़ बैंड है, ठीक है, धनुष बाण है, तो आपने जैसे उसको पीछे से स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करते के साथ उसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जैसे हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है, साइज भी चेंज हो रहा है। तो बाय अप्लाइंग द फोर्स वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ में आया आपको? यहाँ तक किसी बच्चे को बेटा एट क्लास में पढ़े हैं जैसे, ये सारे इफेक्ट्स मैंने उनको फोर्स एंड प्रेशर के चैप्टर में भी पढ़ाया था। वही के सारे हमारे नाइन्थ क्लास के अंदर भी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखो दो तरह से बताऊंगा मैं इस कंसेप्ट को आपको। टाइप्स ऑफ फोर्स, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यही पढ़ा था 8 क्लास में, कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द डायरेक्ट टच या विच इज अप्लाइड बाय द फिजिकल टच। क्योंकि देखो बेटा एक कंडीशन होती है यहाँ पर,
कंडीशन क्या होती है फोर्स अप्लाई करने के लिए? दो चीज होनी चाहिए। वो क्या क्या होनी चाहिए? एक तो जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है वो होना चाहिए, और दूसरा जिस पे फोर्स लग रहा है वो होना चाहिए। A body which apply the force and a body on which force is applied. समझ में आया? जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पर दो कंडीशंस कौन कौन सी बन जाती है? एक तो जिस बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो बॉडी, और दूसरा जो उस बॉडी पर फोर्स लगा रही है। अगर दोनों एक दूसरे को फिजिकली टच कर रहे हैं तो वो किसका केस बनेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स का। कि जिस फोर्स को अप्लाई करने में हमें एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट टच करना पड़ता है, दैट फोर्स इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय द डायरेक्ट फिजिकल टच इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं? एक होता है मस्कुलर फोर्स, और दूसरा होता है फ्रिक्शन फोर्स। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं आपको, क्योंकि 8th क्लास का टॉपिक है सारा। 9th क्लास में सिर्फ आपका जो सेकंड पार्ट आएगा भी आप बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, वहां से शुरू होते ही मैं थोड़ा सा आपको बेसिक डिस्कशन बता। तो मस्कुलर फोर्स और दूसरा कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों फोर्स, क्योंकि मस्कुलर फोर्स द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उनको करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क फोर्स लगाना पड़ता है। किसके थ्रू लगा रहे हैं हम फोर्स? अपनी मसल्स के थ्रू। अगर हम चल भी रहे हैं तो भी हमें क्या लगाना पड़ रहा है? फोर्स लगाना पड़ रहा है अपनी मसल्स से। किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं किसी चीज को, तो उठाने के लिए हम क्या लगाएंगे? उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो वो फोर्स कहां से लग रहा है? हमारी मसल्स से लग रहा है। दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। क्योंकि हम भगवान तो है नहीं कि किसी चीज को हाथ से करा और वो चीज अपना आप उठ गई। हमें तो उसको टच करके फिर उठाना पड़ता है ना। अगर आप किसी भी बुक को उठा रहे हो तो पहले आप उस बुक को होल्ड करोगे, होल्ड करने के बाद उसको उठाओगे आप। दैट इज द केस ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि हम बुक के कॉन्टैक्ट के अंदर आ रहे हैं डायरेक्ट। और मस्कुलर फोर्स हम मसल से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा है इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? विच ऑलवेज अप्लाइड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई होता है उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। और जब तक दोनों सरफेस एक दूसरे के फिजिकली टच में नहीं आते तब तक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड नहीं होता है। फ्रिक्शन फोर्स का एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपने एक बॉल को किक मारी, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बॉल लाइफ टाइम तक मूव ही करती रहेगी। उस बॉल की जो स्पीड है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी, कम होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बॉल जाके रुक जाएगी। अब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड रिड्यूस कब होती है? जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा हो, तब उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो रिड्यूस होती है। आप साइकिल चला रहे हैं, आपने पेडलिंग करना बंद कर दिया, हमने क्या देखा कि साइकिल की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जहां साइकिल बिल्कुल रुक गई, क्योंकि साइकिल के टायर के बीच में और ग्राउंड के बीच में दोनों में इंटरलॉकिंग हो जाती है। क्योंकि जो ग्राउंड है, टायर है, उनका सरफेस रफ सरफेस होता है। जो रफ सरफेस होते हैं उनकी रफनेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, विच कॉजेज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो उसके अंदर भी दोनों जो सरफेस है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल है बेटा? कॉन्टैक्ट फोर्स का। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर हम बात करें तो जिस फोर्स को हम एक कंसीडरेबल डिस्टेंस से भी अप्लाई कर सकते हैं, मींस जिस फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमें किसी भी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड विदाउट एनी फिजिकल टच इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसके पॉइंट थे ऐसे इसमें ही पॉइंट होते हैं। फर्स्ट आता है जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड क्या आता है इसके अंदर? ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड आता है इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीन किसके पॉइंट बनते हैं यहाँ पर? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय अ मैग्नेट। जो फोर्स एक मैग्नेट के थ्रू अप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है और इसके सामने कोई आयरन ऑब्जेक्ट रखा है, तो मैग्नेट तुरंत इस आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है?
अट्रैक्ट करती है। तो एक डिस्टेंस के साथ ही फोर्स लग रहा है। हम ऐसा तो नहीं करें कि मैग्नेट को पहले आयरन के पास लेकर जा रहे, दोनों को टच करे तब फोर्स लग रहा है। एक कंसीडरेबल डिस्टेंस से भी मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द केस ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Gravitational force, every object in this universe attract any other object with a force, that is called gravitational force। कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ, तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो उसको बोल देते हैं हम ग्रेविटी ऑफ अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो देखो हम कोई भी चीज अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से तो वो कहां जाती है? नीचे अर्थ सरफेस पे जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि कोई भी चीज बेटा वहीं पर मूव करती है जहां पर उसके ऊपर फोर्स लगा रखा हो। जहां पर उस बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो ऑब्जेक्ट वहीं पर मूव करता है। ठीक है, तो अर्थ भी हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो दिस इज आल्सो द केस ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है द फोर्स which is applied between two opposite charged or a charged and uncharged body। जो चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे आपने देखा होगा अगर आप अपने स्केल को हेयर में रब कर रहे हैं और छोटे छोटे कागज के पीसेस को उसके पास रखते हैं, तो आप जैसे स्केल को उनके पास लेकर जाते हैं तो वो स्केल की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होते हैं। हम उसको टच नहीं कर रहे हैं, दूर से ही वो पीस अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आपके पास उस बैलून को आप किसी भी रेशम के कपड़े पर, सिल्क के क्लॉथ के ऊपर आप उसको क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं और उसको दीवार पर अटैच कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं? बैलून दीवार पर चिपका रहता है क्योंकि उस बैलून को चार्ज कर दिया हमने। और बॉल क्या है? एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। तो जो फोर्स एक चार्ज और एक अनचार्ज बॉडी के बीच में लगता है और दो अपोजिट चार्ज बॉडी के बीच में लगता है उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आया बेटा कि कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है और कौन सा इसके अंदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपके टॉपिक के अंदर आता है कि बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। पहला है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा कौन सा है बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस का मतलब होता है बराबर। अगर एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई होते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने अपनी क्लास के अंदर एक बच्चे को पकड़ लिया और कोई उसे यहां से, सपोज करो ये एक स्टूडेंट को पकड़ रखा है, ठीक है, आधे बच्चे उसको यहां से खींच रहे, आधे बच्चे उसको यहां से खींच रहे, तो उसके ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगा है, ठीक है, और वो बेचारा खड़ा यहीं की यहीं है, ना तो यहाँ जा पा रहा है ना यहाँ जा पा रहा है। तो उसकी कंडीशन बता सकते हो क्यों खड़ा है वो यहाँ? इक्वल बच्चे हैं और दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। एक ऑब्जेक्ट पे अगर रिजल्टेंट फोर्स, मतलब दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या निकल के आता है? सपोज करो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको मान लेते हैं हम F1, यहाँ से जो फोर्स लग रहा है उसको मान लेते हैं हम F2। तो अब मैंने अगर रिजल्टेंट फोर्स निकाला इसका F1 माइनस F2 और वो निकल के आ गया 0, तो वो कौन से टाइप का फोर्स आ जाएगा? बैलेंस्ड फोर्स। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, एक ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहे हैं उनका अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालें और वो क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे हम? बैलेंस्ड फोर्स। जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है और 20 न्यूटन का फोर्स ही यहाँ लग रहा है। फोर्स यूनिट बताई थी मैंने अभी आपको, न्यूटन। तो 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लेफ्ट साइड से लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स राइट साइड से लग रहा है।
अब अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालें इसका हम, तो 20 माइनस 20 कितना आ गया बेटा? 0। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है बराबर, दोनों तरफ से बैलेंसिंग होती है, इक्वल फोर्स अप्लाई। समझ में आया बेटा? एक गेम होता है ना टग ऑफ वॉर, रस्सा कस्सी का जो गेम होता है, तो उसमें एक रस्सी को आधी टीम, एक टीम यहाँ लेफ्ट साइड से पुल करती है और एक टीम राइट साइड से पुल करती है, ऐसे ही होता है। अगर उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, रस्सी अपनी पोजीशन पर एग्जैक्ट है, तो हम क्या कहते हैं उसके अंदर कि दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल फोर्स लग रहे हैं। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल। तो जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो उसकी पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका वो क्या होगा? 0। और उन फोर्सेस को क्या नाम देंगे हम? बैलेंस्ड फोर्स। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या बैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की किसी भी चीज को चेंज कर सकता है? बोलो। कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। शमशेर याद करिए थोड़ा सा, क्या कर सकता है? बोलो। इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है, बट कैन नॉट चेंज द पोजिशन। इट कांट चेंज द पोजिशन बट चेंज द शेप। शेप को चेंज कर सकता है बट पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। देखो, जैसे आपके पास एक रबड़ बैंड है और आप रबड़ बैंड को दोनों तरफ से स्ट्रेच कर रहे हो, आप यहाँ पे इक्वल फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे इक्वल फोर्स लगा रहे हो, हमने देखा उसकी पोजीशन में तो कोई चेंजमेंट नहीं आया, बट रबड़ बैंड की शेप क्या हो गई बेटा? चेंज हो गई। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा, ध्यान रखना इस चीज का। अ बैलेंस फोर्स कैन चेंज द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट चेंज द डैश। तो चेंज तो क्या कर सकता है? शेप। बट चेंज क्या नहीं कर सकता? वो क्या आएगा? एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कभी भी बैलेंस फोर्स चेंज नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, समझ में आया ये? तो इसको हम कर सकते हैं, इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या निकल के आता है बेटा? 0 निकल के आता है, तो उस टाइप के फोर्स को क्या बोलेंगे हम? बैलेंस्ड फोर्स। और इसके अपोजिट क्या आता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां से और यहां से दोनों साइड से, इस तरफ से फोर्स लग रहा है F2, इस साइड से फोर्स लग रहा है F1, और इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है मतलब F1 माइनस F2, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। If the resultant force acting on an object is not zero, then the forces are called unbalanced force। मतलब एक तरफ से ज्यादा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का और यहाँ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? 20 माइनस 10, 10 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं आया इसमें, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो क्या आप बता सकते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट कहां पर मूव करेगा? From where the force is maximum, the object will move toward that side। तो आप याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक ऑब्जेक्ट मूव कहाँ करता है अगर उसके ऊपर फोर्स लगा जाता है, तो हम क्या बताएंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं हम, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है। दैट इज द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है? यस, it can change the it can change the position as well as
शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और शेप दोनों चीज को चेंज कर सकता है, बट बैलेंस्ड फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है। क्लियर हुआ बेटा? क्या डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पर कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप्स कितने होते हैं, फोर्स के इफेक्ट? आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था। हमने आज फोर्स का कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ा है। अब देखो जितने भी एग्जांपल है वो आते हैं इसमें एक्टिविटी बेस। जैसे कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसकी, यस, बेटा अगर जैसे एक ऑब्जेक्ट पर दो साइड से फोर्स लग रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं दो साइड से लग रहे हो, कितनी भी साइड से फोर्स लग सकते हैं, और उनका जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आता है अगर वो जीरो नहीं है, मतलब एक तरफ से ज्यादा फोर्स लग रहा है और एक तरफ से कम फोर्स लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि आपके पास एक रस्सी है, ठीक है, या कोई भी कपड़ा है, आपका ब्रदर और आप उन पर फोर्स लगा रहे हो, आप यहां से खींच रहे हो और वो यहां से खींच रहे हो, ठीक है, जब तक दोनों का फोर्स बराबर है तब तक वो कपड़ा बीच में ही है। अब जैसे ही आपने फोर्स ज्यादा लगाया तो आपने क्या देखा, वो कपड़ा आपके हाथ में आ गया। तो जब वो आपके हाथ में आता है क्लोथ का पीस, तो इसका मतलब आपने क्या लगाया, ज्यादा फोर्स लगाया, और उसने क्या लगाया, कम। तो अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस मतलब एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम, ठीक है। तो उस टाइप के फोर्स को क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसमें हम डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट फोर्स निकल के अगर जीरो ना आए, उसको क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे उसे, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? कल मैंने मना किया था बेटा कि मैसेज में कोई टाइप करके नहीं बताएगा, क्योंकि मैं इस मैसेज को रीड नहीं करता हूँ। आप लोग को बोल के बोला करो, कोई भी चीज है, कोई भी टॉपिक है या कोई डाउट है तो उसको बोला करो, ठीक है। तो जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किए बच्चे, वो थे, एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। और उसके बाद हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं। इफेक्ट पे क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, और वो आते भी है क्वेश्चन कि आपसे कोई सा भी एक एग्जांपल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें फोर्स का कौन सा इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे when you kick a ball, it comes in motion. What type of effect of force is observed here? तो उसमें कौन सा आएगा, force can move a stationary object, कि force एक stationary object को क्या कर सकता है, motion के अंदर ला सकता है, ठीक है। अगर एक बैट्समैन ने शॉट लगाया तो बॉल की डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज। तो हम क्या बोल सकते हैं, force can change the direction of a moving object। तो इस तरह से कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हैं, वहां पर काम आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसको कितनी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा है और हम उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फोर्स में पढ़े दो तरह के, एक कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, और उनकी सब कैटेगरी। जैसे कॉन्टेक्ट फोर्स में कौन कौन से आए थे हमारे पास, मस्कुलर फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद हमने पढ़ा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आई होप कि आपको जो आज का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे मोशन, कि न्यूटन ने क्या क्या लॉज दिए थे एक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो जो इसके नोट्स है वो मैं आपको आज सेंड करूंगा। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए बेटा सभी बच्चों के? इसको जरूर करने बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के बाद ही आप इस चैप्टर को शुरू करना, उससे पहले इस चैप्टर को शुरू मत करना। हर चैप्टर के एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ये दोनों करने हैं आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तब के लिए बेटा गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। थैंक यू बेटा, यू मे लीव द क्लास नाउ।
थैंक यू।